नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय सत्येंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान शासक की जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक विचार की स्थापना की, स्वराज्य का विचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक ऐसा नाम जो वीरता, रणनीति और एक बेहतरीन शासन का प्रतीक है। तो मन में ये सवाल जरूर आता है ना, कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने उस समय की सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और सिर्फ किले ही नहीं जीते बल्कि लोगों के दिलों को जीतकर जमीन से एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया। चलिए इस पूरी कहानी को और इसके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं कहानी की शुरुआत में और जानते हैं शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन और स्वराज्य की तरफ बढ़ाए गए उनके पहले कदम के बारे में। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1630 में शिवनेरी के एक अभेद्य किले में, जहां उनका जन्म हुआ। उनकी माँ जीजाबाई उनकी सबसे बड़ी गुरु थीं। उन्होंने बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर न्याय और सुशासन के संस्कार दिए। और जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा जीतकर ये साबित कर दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि एक भावी सम्राट है जिसने स्वराज का बिगुल फूंक दिया है। तो प्रेरणा तो थी, एक मजबूत नींव भी थी, लेकिन एक विशाल साम्राज्य को टक्कर देने के लिए सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलता। इसके लिए जरूरत होती है एक ऐसी रणनीति की जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे, और यहीं पर शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा सामने आती है। अब जो बात इस स्लाइड पर वाकई दिलचस्प है वो है गनीमी कावा। हो सकता है ये नाम आपने सुना हो। इसे हम गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध नीति भी कहते हैं। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये तो बुद्धि, तेजी और अपने इलाके के भूगोल के ज्ञान का एक ऐसा घातक मिश्रण था जो विशाल मुगल सेना पर भी भारी पड़ गया। तो आखिर ये काम कैसे करता था? बहुत ही सरल लेकिन उतना ही असरदार तरीके से। पहला कदम, सह्याद्री की पहाड़ियों और घने जंगलों में छिप जाओ जहां दुश्मन आपको ढूंढ ना सके। दूसरा, अचानक बाहर निकलो और दुश्मन की सबसे कमजोर नस यानी उनकी सप्लाई लाइन पर हमला कर दो, जिससे उनमें खलबली मच जाए। तीसरा, बिजली की तेजी से जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाओ। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए, वापस अपनी सुरक्षित जगहों पर गायब हो जाओ। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ थी मुगल सेना, बहुत बड़ी, भारी भरकम और धीमी, जो मैदानी इलाकों में लड़ने की आदी थी। और दूसरी तरफ थी मराठा सेना, छोटी, फुर्तीली और पहाड़ों जंगलों की एक्सपर्ट। जहां मुगलों को अपनी लंबी सप्लाई लाइनों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं मराठा सैनिक आत्मनिर्भर थे। मतलब ये एक हाथी और एक चीते की लड़ाई जैसा था, जहां आखिर में तेजी और चतुराई ने विशाल आकार को भी मात दे दी। लेकिन स्वराज्य की कहानी सिर्फ युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता भी थे। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने स्वराज्य की नींव किन मजबूत स्तंभों पर रखी थी। स्वराज्य का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ थे उनके किले। ये सिर्फ पत्थर और चूने की दीवारें नहीं थी, ये स्वराज्य के दिल की धड़कन थे। हर किला अपने आप में प्रशासन का एक छोटा केंद्र था, जहां से लगान वसूला जाता, न्याय किया जाता और लोगों की सुरक्षा पक्की की जाती थी। और इन किलों का निर्माण किसी विज्ञान से कम नहीं था। आप सोचिए, वहां पानी जमा करने की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था थी कि महीनों लंबी घेराबंदी में भी पानी की कोई कमी न हो। दुश्मनों को रोकने के लिए दोहरी दीवारें और घुमावदार प्रवेश द्वार थे, और मुश्किल समय में सुरक्षित निकलने के लिए गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे। अपने शासनकाल में उन्होंने 300 से ज्यादा किलों का निर्माण या मरम्मत करवाई, जो उनकी अद्भुत दूरदर्शिता को दिखाता है। अब आते हैं स्वराज्य के दूसरे स्तंभ पर, और ये एक ऐसी चीज थी जिसने उन्हें अपने समय से बहुत आगे का शासक बना दिया, भारतीय नौसेना। जी हाँ, शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ये समझा कि जमीन की सुरक्षा के लिए समुद्र पर पकड़ बनाना कितना जरूरी है। उनका उद्देश्य एकदम साफ था, कोंकण के लंबे समुद्र तट को समुद्री लुटेरों और पुर्तगालियों, डचों जैसी विदेशी शक्तियों से बचाना और उनके व्यापार के एकाधिकार को चुनौती देना।
इसके लिए उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनवाए और गुर्राब और गलबात जैसे तेज तर्रार जहाज़ों का एक शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया। उस दौर के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ज्यादातर भारतीय राजा जमीन पर ही ध्यान देते थे और समुद्र को एक अवसर के बजाय खतरा मानते थे। तो युद्ध, रणनीति और राष्ट्र निर्माण के बाद अब समय था स्वराज्य को एक औपचारिक और संप्रभु पहचान देने का। ये कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां एक सपने ने हकीकत का रूप लिया। लेकिन राज्याभिषेक से पहले एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है, आगरा से उनका ऐतिहासिक पलायन। जब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया तो सबने मान लिया कि अब खेल खत्म। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और जासूसी नेटवर्क का ऐसा इस्तेमाल किया कि वे फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये मुगल सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 6 जून 1674। रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, ये एक स्वतंत्र और संप्रभु हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक घोषणा थी। एक राजा के रूप में उन्होंने प्रशासन का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। ये 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट की तरह थी, जिसमें हर मंत्री अपने विभाग का एक्सपर्ट होता था, जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सेना प्रमुख। और सबसे अहम बात ये थी कि कोई भी पद वंश के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर दिया जाता था। उनका शासन न्याय के कुछ मजबूत सिद्धांतों पर आधारित था। उनके राज्य में ये सख्त नियम था कि युद्ध के दौरान भी किसी आम नागरिक या किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर था और किसी भी तरह के अनादर की कोई गुंजाइश नहीं थी। साथ ही वे धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा की जाती थी और उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर थे। शिवाजी महाराज का शासनकाल भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए आखिर भी ये देखते हैं कि वे आज भी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शिवाजी महाराज का स्वराज सिर्फ एक नक्शे पर बना साम्राज्य नहीं था। ये एक विचार है, आत्मसम्मान का, आत्मनिर्भरता का और न्याय का विचार, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी विरासत को इस एक वाक्य में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उनकी छापामार युद्ध नीति की पढ़ाई आज भी दुनिया भर की मिलिट्री अकादमियों में होती है। वो भारतीय नौसेना के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने स्वतंत्रता का जो बीज बोया था, उसी ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। तो मैं आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। आज के दौर में जब हम लीडरशिप और गवर्नेंस की नई परिभाषाएं ढूंढ रहे हैं, तब 17वीं सदी के एक राजा की रणनीतिक सोच, उनके प्रशासनिक कौशल और न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों से हम क्या सीख सकते हैं? अगर मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उसे सही करके आगे से और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।